Welcome friends, welcome to our YouTube channel. Myself CS Sitaram Janged. Today we will learn about allotment of securities and private placement under the Companies Act 2013 Act. Allotment of securities क्या होता है उसके बारे में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 में लिखा है। जैसे कल हमने देखा था कि प्रोस्पेक्टस कैसे इशू होता है और उसके मिस स्टेटमेंट होने से क्या क्या लाइबिलिटी होती है, तो उसके प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद कंपनी को इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी देते हैं। मतलब हम कोई भी इन्वेस्टर हो वो अगर शेयर लेना चाहता है किसी कंपनी के तो उसको एक एप्लीकेशन मनी उसमें देना पड़ती है आईपीओ में। तो पहले एप्लीकेशन मनी क्या होती है, जो इनिशियल स्टेज पे ही कंपनी कंपनी को पेमेंट करना पड़ती है इन्वेस्टर के द्वारा, उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। वो प्रोस्पेक्टस में डिफाइन होती है कि कितना परसेंट एप्लीकेशन मनी होगी, कैसे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ उसमें रहती है। तो एप्लीकेशन मनी shall be at least 5% of nominal value of amount of security। मतलब कम से कम 5% तो एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। सपोज मैं अगर मेरा शेयर 100 रुपीज़ का है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू वो टाइम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, वो दोनों का मतलब एक ही होता है। मेरा सपोज शेयर का वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है, तो मुझे 5 रुपये कम से कम एप्लीकेशन मनी तो रखना पड़ेगा। मैक्सिमम कितनी भी रह सकती है कंपनी चाहे तो उस, लेकिन आजकल कंपनी क्या करती है कि पूरे 100% एप्लीकेशन के साथ ही ले लेती है। देन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शुड बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक बिफोर मेकिंग एन अलॉटमेंट। जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है एप्लीकेशन के साथ, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जो कि शेड्यूल्ड बैंक में होगा उसमें उसको रखना पड़ेगा अलॉटमेंट होने से पहले। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ उसको, उसके लिए कंपनी को एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है। अगर किसी भी बैंक में एस्क्रो अकाउंट तब खोलते हैं जब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए उस अकाउंट को खोला जाता है और उसी पर्पज के लिए उसका यूज किया जाता है। नॉर्मल जैसे अपना करंट अकाउंट और होता है तो उसमें कोई भी अपन पैसा किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एस्क्रो अकाउंट में सिर्फ जिस पर्पज के लिए खोला गया उसी पर्पज के लिए उसमें पैसा निकाला या उसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। एंड इट मस्ट बी रिसीव्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days from the issue prospectus or such other date as may be prescribed by सेबी। जब प्रोस्पेक्टस मैंने इश्यू किया उसके विद इन 30 days मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाना चाहिए, या सेबी ने कुछ अगर कम डेट या उससे ज़्यादा दिन स्पेसिफाई करें प्रेस्क्राइब करें हैं, तो उसके अंदर मेरा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाना चाहिए। एंड द मनी इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब विद इन 30 days अगर मनी मनी रिसीव नहीं होती एप्लीकेशन मनी, it shall be returned within 15 days from the closure of the issue or else it shall attract payment of interest at the rate of 15%। अगर मैंने जो प्रोस्पेक्टस में लिखा कि इस डेट के अंदर मेरा मनी रिसीव हो जाना चाहिए, 2 दिन 5 दिन जो भी होगा, तो उस पीरियड में अगर मनी रिसीव नहीं होती है तो जितनी मनी रिसीव हुई है इट शेल बी रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ इश्यू। जब अपना इश्यू क्लोजर हो जाएगा कंपनी का तो उसके 15 days के अंदर अगर उसको वापस रिफंड करना पड़ेगा मनी इन्वेस्टर्स को। एंड अगर 15 दिन में रिफंड नहीं होती है तो कंपनी को 15% पर एनम के इंटरेस्ट भी उसको साथ देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी उसके बाद शेयर का अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट के लिए क्या कंडीशन है, अलॉटमेंट जो कि सेक्शन 39 ने बोली है, अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑथोराइज कमेटी। मतलब अलॉटमेंट जो होगा उसके लिए ऑथोराइज किया हुआ पर्सन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसको अलॉटमेंट कर सकते हैं। कोई दूसरा कंपनी में अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑथोराइज जो नहीं उसके अलावा कोई भी उसको शेयर अलॉटमेंट नहीं कर सकता। एंड सिक्योरिटीज मस्ट बी इश्यूड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट हो गया उसके विद इन 2 month सिक्योरिटीज भी उसको इश्यू करना पड़ती है कंपनी को। इन्वेस्टर ने जैसे अलॉटमेंट कर दिया, वो एक्स कंपनी XYZ है, उसने
किसी इन्वेस्टर ने उसमें एप्लीकेशन दिया और उसने अलॉटमेंट कर दिया, तो अलॉटमेंट होने के 2 महीने के अंदर उसको सिक्योरिटी मतलब शेयर्स भी उसको इश्यू करना पड़ेंगे। एन अलॉटमेंट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल मतलब अलॉटमेंट के साथ कुछ कंडीशन नहीं होना चाहिए। जो प्रोस्पेक्टस में कंडीशन है वही उसी के बेस पे अलॉटमेंट होना चाहिए। अदर देन उसको कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल रहना चाहिए और मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट भी होना चाहिए इन्वेस्टर को। पता लगा कि अलॉटमेंट हो गया, उसको कम्युनिकेट किया नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को शेयर अलॉट हुए हैं, तो कम्युनिकेशन भी होना चाहिए उसको। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन आ जाता है कि आपके शेयर अलॉट हो गए हैं, पेमेंट पेमेंट हो गया है आपका, वो सारी चीज़ें आजकल तो ऑनलाइन हो गई, ईमेल भी आता है आजकल। एंड नो अलॉटमेंट shall be made until minimum subscription has been received on such share application। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कुछ जैसे सेबी एक सेबी का जो एक्ट है उसमें लिखा रहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मान लो 5%, 10%, 20% जो भी हो, वो अगर रिसीव नहीं होता है तो भी अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता। वो कंपलसरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए। सपोज मेरा 1 लाख मैंने शेयर दिए, तो कम से कम मेरा 90% सब्सक्रिप्शन होगा तभी मैं उसको इश्यू कर पाऊंगा। एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन फॉर्म PAS 3 विद इन 30 days ऑफ सच अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट करने के बाद विद इन 30 days मुझे एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। PAS 3 फॉर्म है ये, इसी में कि ये पर्सन है जिनको मैंने शेयर अलॉट किए हैं, में सारा डिटेल रहता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, कितने शेयर उसको अलॉट हुए हैं, वो विद इन 30 days फ्रॉम सच अलॉटमेंट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर ये विद इन 30 days अलॉटमेंट के 30 days अगर फाइल नहीं होता है रिटर्न, तो कंपनी सेल पे पेनल्टी ₹1000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू और ₹1 लाख विच एवरी डिले। मतलब 30 दिन के अंदर अगर अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल नहीं किया तो कंपनी को पर डे ₹1000 की पेनल्टी देना पड़ेगी और ₹1 लाख, मैक्सिमम ₹1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम हो। सपोज मेरा 30 दिन और डिले हुआ तो ₹1000 पर डे 30,000 और 1 लाख, दोनों में जो भी कम होगा वो मुझे पेनल्टी कंपनी को पे करना पड़ेगी। फिर होता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 40 में। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, अलॉटमेंट भी हो गया, वो सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन भी करना पड़ता है कि मैंने शेयर ये इशू किए हैं, इसका अलॉटमेंट हुआ है, इन इन लोगों को मैंने अलॉटमेंट किया है। एक स्टॉक एक्सचेंज एक भी हो सकता है, एक से दो भी हो सकता है। जैसे अपने इंडिया में BSE और NSE है, तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में नॉर्मली कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हाँ BSE में मेरे शेयर लिस्टेड होंगे या NSE में होंगे। किसी किसी कंपनियों का दोनों में भी होता है, किसी का एक में भी होता है। एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग पब्लिक ऑफर shall make an application to recognize stock exchange seeking their permission to list the securities। मतलब पब्लिक ऑफर करने से पहले ही उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को कि आप हमको परमिशन दीजिए कि हमारी जो सिक्योरिटीज है, शेयर है, डिवेंचर है, शेयर है, उनको हम लिस्ट कर सकें। प्रोस्पेक्टस सेल आल्सो स्टेट द नेम और नेम्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। प्रोस्पेक्टस में भी ये चीज़ें लिखना पड़ेगी कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में हमारी सिक्योरिटी लिस्टेड होगी, का नाम, और एक एक स्टॉक एक्सचेंज तो एक का नाम और दो है तो दो का नाम जहाँ पे लिस्टेड होगी। अब सिक्योरिटीज इश्यू करने के लिए कुछ कभी कभी क्या करना पड़ता है कि अंडर राइटिंग करना पड़ता है कंपनी को। सपोज कि आजकल तो बहुत कम होता है ये, कि कंपनी को लग रहा है कि हमारे शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होंगे। मैंने 1 लाख शेयर इश्यू किए कंपनी ने, कंपनी को लग रहा है कि 1 लाख नहीं होंगे, तो उसने एक अंडर राइटर अपॉइंट कर लिया कि अगर पब्लिक, अंडर राइटर क्या करता है कि वो उसको गारंटी देता है कि अगर पब्लिक शेयर नहीं लेगी तुम्हारा, तो जितने शेयर जिस कंपनी को गारंटी देता है कि नहीं, अगर पब्लिक शेयर नहीं लेती है आपके कंपनी के, तो जितने शेयर बचेंगे, सपोज 1 लाख में से 90,000 शेयर ही एप्लीकेशन आई और 90,000 का अलॉटमेंट हो गया, अब 10,000 जो बच गए, तो 10,000 जो अंडर राइटर होता है वो गारंटी देता है कि
आई विल टेक दीज 10,000 शेयर, तो उसके केस में उसको कमीशन भी मिलता है। कमीशन के लिए कुछ कंडीशंस है, तो पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन शैल बी ऑथराइज बाय एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हैं। अगर आर्टिकल ऑथोराइज नहीं है तो आर्टिकल को ऑथोराइज करवाने के लिए आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा। एंड कमीशन मे बी पेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ इश्यू और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कमीशन जो पेमेंट कर रहा है अंडरराइटर को, तो वो कंपनी के प्रॉफिट से भी इशू दे सकता है, या जो प्रोसीड उसको सिक्योरिटी से पैसा मिल रहा है उसमें से भी वो दे सकता है कंपनी। एंड मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन इन केस ऑफ शेयर्स 5% ऑफ प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड और रेट स्पेसिफाइड इन द एओए विच एवर इज लोअर। आर्टिकल में अगर लिखा है कि रेट और 5% ऑफ प्राइस विच शेयर आर इशूड, शेयर जिस प्राइस पे इश्यू हो रहे हैं उसका 5%, या एओए में जो एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रेट ऑफ कमीशन लिखा हुआ है वो इन दोनों में जो भी कम हो शेयर के केस में, और अगर डिबेंचर इश्यू किए हैं तो 5% की जगह 2.5% हो जाएगा। 2.5% ऑफ प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड और रेट स्पेसिफाइड इन द एओए विच एवर इज लोअर। ये मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन है, इससे कम दे सकता है कंपनी लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकते। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? ये भी एक तरीके से, ये प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों को ये इसके प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर शेयर इश्यू कर सकती है। वो क्या होता है? वो सेक्शन 42 और रूल 14 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 14 में की कुछ कंडीशन दी हुई है कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होगा। A private placement is a way of raising capital that involves the sale of securities to a relatively small number of select investors। मतलब जो इन्वेस्टर है वो स्मॉल नंबर होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होते हैं इन्वेस्टर। उनको अगर सेल ऑफ सिक्योरिटीज किया जाता है, शेयर इश्यू किया जाता है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ए पब्लिक इशू। ये पब्लिक इशू से डिफरेंट होता है। पब्लिक इशू में कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में साहब अप्लाई नहीं कर सकते, जिन जिनको दिया है वही अप्लाई कर सकते हैं। इन विच सिक्योरिटीज आर मेड अवेलेबल फॉर सेल ऑन द ओपन मार्केट टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टर। पब्लिक इश्यू में कोई भी टाइप का इन्वेस्टर हो सकता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं होता है, कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय ए कंपनी other than by your public offer through private placement offer come application only to a select group of person identify the board। बोर्ड के द्वारा कुछ पर्सन को आइडेंटिफाइड किया जाएगा जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट इनको एज ए प्राइवेट प्लेसमेंट उसको शेयर इश्यू किया जाएगा, और पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता है इसमें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू whom ऑफर कैन बी मेड नॉट मोर देन 200 इन द एग्रीगेट इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक साल में एग्रीगेट में 200% से ज्यादा को प्राइवेट प्राइवेट एज ए प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यू नहीं किया जा सकता। 200 नंबर ऑफ मेंबर है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एक साल में। तो इन 200 मेंबर में कौन कौन एक्सक्लूडिंग होंगे वो लिखा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं ना, जैसे बैंक्स हुआ, बैंक या म्यूचुअल फंड्स हुआ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल होती है, तो उनको प्राइवेट जो 200 मेंबर है उसमें इंक्लूड नहीं किया है। और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मतलब कंपनी के एम्प्लॉय जो रहता है उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप कंपनी के शेयर ले सकते हो। तो जिन जिन एम्प्लॉय को ये ऑफर दिया गया है वो भी 200 में काउंट नहीं होंगे, अदर देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो एम्प्लॉय है उनके अलावा 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द अबोव लिमिट शुड बी काउंटेड इंडिविजुअली फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर। तीनों के लिए ये जो लिमिट है वो सेपरेटली काउंट होगी। मतलब 200 इक्विटी शेयर कर सकता है कंपनी और 200 प्रेफरेंस शेयर कर सकता है, 200 लोगों को, 200% को, 200 को डिबेंचर इश्यू कर सकता है एक साल में। और एक साल खत्म हो गया, दूसरे साल में वापस 200 आ जाएगा, तो 200 तक नेक्स्ट ईयर में और कर सकते हो।
और कुछ इसकी कंडीशन है प्राइवेट प्लेसमेंट की। ए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों इश्यू कर सकती है, कैन इश्यू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू कर रहे हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो एमजेटी 14 भी कंपनी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। एप्लीकेशन इशू टू सच पर्सन अलोंग विद सब्सक्रिप्शन मनी पेड आइदर बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट और अदर बैंकिंग चैनल। चेक या बैंक डिमांड ड्राफ्ट या अदर बैंकिंग चैनल एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू ही आपको पेमेंट लेना पड़ेगा कंपनी को, और वो भी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। एंड नोट बाय केस, केस में आप प्राइवेट प्लेसमेंट का शेयर इश्यू नहीं कर सकते, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। कंपनी शेल नॉट यूटिलाइज मनी रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस अलॉटमेंट इज मेड एंड द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अलॉटमेंट हो गया हो शेयर का और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी रजिस्ट्रार को फाइल हो गया हो आरओसी में, तभी उस पैसे को कंपनी यूज कर सकती है, तब तक नहीं कर सकती। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर में तो विद इन 15 डेज आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा आरओसी में। एंड कंपनी शेल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर ओनली आफ्टर द रिलेवेंट स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन फाइल्ड इन द रजिस्ट्री। जो अभी अपने देखा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। एंड एनी प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यू नॉट मेड इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक ऑफर। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया लेकिन कोई भी कंडीशन जो ऊपर लिखी है, मतलब 200% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो कोई भी कंडीशन अगर कॉन्ट्रावेंशन होगा तो उसको ये मान लिया जाएगा कि आपने पब्लिक ऑफर दिया है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। एंड द कंपनी इज नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज सच इशू इन एनी फॉर्म और एनी फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया, इट इज स्ट्रिक्टली गिवन इन प्राइवेट बेसिस। जब प्राइवेट प्लेसमेंट ही प्राइवेट बेसिस पे हो रहा है तो उसको पब्लिक को क्यों बताना, ये उसको प्रोहिबिट किया हुआ है कंपनी को कि आप एज ए प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ इश्यू नहीं करना आपको। सिर्फ जिन जिनको आपने आइडेंटिफाइड किया है उनको डायरेक्ट आप बोलिए, उनसे आप डायरेक्ट आप पैसा लीजिए, उनको डायरेक्ट शेयर अलॉट करिए। फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन के बाद आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट कब करना पड़ेगा? अलॉटमेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई कंपनी को तो विद इन 60 डेज यू हैव टू अलॉट द शेयर्स टू द प्राइवेट प्लेसमेंट। जो इन्वेस्टर हैं उनको आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे विद इन 60 डेज। इफ कंपनी डज नॉट अलॉट विद इन 60 डेज शेल रीपे द एप्लीकेशन मनी टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। अगर 60 डेज में शेयर का अलॉटमेंट नहीं होता है तो एप्लीकेशन मनी जितनी सब्सक्राइबर से रिसीव हुई है उनको विद इन 15 डेज, मतलब 60 डेज खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर आपको वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। एंड इफ कंपनी डज नॉट रीपे विद इन prescribed period, company liable to pay that money with interest at the rate of 12% from the expiry of 16th day। 60 दिन खत्म होने के बाद अगर वो पेमेंट नहीं कर पाती 15 दिन के अंदर, तो 60 दिन के बाद जितना डिले हुआ, 15 दिन के दिन अंदर दे दिया मतलब 75 डेज तक दे दिया तो ठीक है, लेकिन 75 डेज तक नहीं दिया तो 60 डेज से अगर 80 दिन में दिया है तो 20 दिन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को 12% पर एनम के हिसाब से। एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल्ड इन फॉर्म PS3 विद द आरओसी along with prescribed fees within 15 days of allotment। 15 दिन अलॉटमेंट होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। एंड कंपनी शेल नॉट यूटिलाइज मनी रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस अलॉटमेंट इज मेड एंड द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं हो जाता या अलॉटमेंट नहीं कर दिया है तब तक वो पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती कंपनी। तो आज हमने देखा कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे होता है और स्टॉक एक्सचेंज का एप्लीकेशन अंडरराइटिंग कमीशन कितना होता है, मैक्सिमम रेट क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन का होता क्या है।
एंड उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट का देखा कि प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसको क्या क्या कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ती है, और अलॉटमेंट क्या करना, कैसे करना पड़ता है, कितने दिन के अंदर करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। इफ यू लाइक द if you enjoy the session, please subscribe, like and comment for. Thank you very much.